ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज भी शुरू हो गया। मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। कल मस्जिद के गुंबद का भी सर्वे हुआ था और कल हुए सर्वे में 50% काम मुकम्मल कर लिया गया था। सर्वे के मुकम्मल वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियोग्राफी का काम हफ्ते के रोज शुरू हुआ था और कल यानी 17 मई को अदालत में सर्वे की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके बाद अदालत इस मामले पर समाअत करेगी। कितने बजे तक खत्म हो सकता है? अब इसकी कोई भाई समय सीमा नहीं बताई सकते, लेकिन आज समाप्त हो जाएगा और सारे लोगों का ठीक है, कोई आज समाप्त हो जाएगा। कुछ जैसे परसों आपने सर्वे किया था तो कल भी दोबारा से उन जगहों का सर्वे किया गया था, तो आज भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? नहीं, आज जो है सब कहीं जो बचे हैं वो कौन क्या बचा है, कौन क्या है, क्या बचा अब ये बताना मुश्किल है। अंदर हम लोग जैसा बताया जा रहा है तहखाने में पानी वगैरह भरा हुआ था, सफाई नहीं, कुछ नहीं, ये सब गलत बात है। कितने देर में आप लोग फ्री हो जाएंगे? अब देखिए, जो समय घंटा 2 घंटा जो भी लग जाए, ये तो काम करने के बाद पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, सर्वे करने के बाद ही अब ये इस तरह अभी बताना पड़ा। कल सबमिट करने की स्थिति में है आप लोग? ये कमिश्नर महोदय जाने, मैं कमिश्नर थोड़ी हूँ। यहाँ का प्रशासन एक बढ़िया अरेंजमेंट के साथ में लोगों का दर्शन का एक सब्स्टिट्यूट व्यवस्था किया है, जिससे कि ज्ञानवापी का सर्वे और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में घुस करके दर्शन, ये दोनों में कोई परेशानी नहीं है। वो अपना काम चल रहा है। ये इतना। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे वाराणसी का, जहां समानुमानदे रवि पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है, आज सर्वे का आखिरी दिन है। आज क्या कुछ वहां पर होने वाला है, क्या कुछ रह गया अभी? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? रवि से राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज भी शुरू हो गया है। तीसरा दिन है सर्वे का। मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा दिन और आखिरी दिन है। कल मस्जिद के गुंबद का भी सर्वे हुआ था और कल हुए सर्वे में 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रवि के पास चलेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का काम चल रहा है, आज तीसरा दिन है, आज क्या कुछ होने वाला है वहाँ पर? देखिए, तीसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे ही दोनों पक्ष जो वकील हैं वो मस्जिद के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी लगा हुआ, उस पानी को पहले हटाया गया और वहाँ पे सबसे पहले जो वीडियोग्राफी शुरू की गई है। विशेष लेंस का आज प्रयोग किया जा रहा है। लेंस और जूम लेंस को वीडियोग्राफर लेकर अंदर गए हैं, जिससे आज वीडियोग्राफी होनी है। वहीं अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि आज 1.5 से 2 घंटे ही कार्रवाई चलेगी और आज पूरी तरह से जो सर्वे का काम है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि कल 50% काम मुकम्मल हो गया था, तो आज क्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों पक्ष कह रहे हैं? जी देखिए, कल ये 50% जो काम था वो पहले दिन ही खत्म हो चुका था। कल पूरा 80% तक काम खत्म हुआ और लगभग 20% काम बचा हुआ था। वही जो 20% जो काम था वो जो तहखाना और मस्जिद के अंदर एक तालाब है, छोटा तालाब है, तो उसकी वीडियोग्राफी करनी थी। उस पानी की वजह से ही कल का जो काम था वो रुक गया था और आज वहां पर ही सबसे पहले सर्वे शुरू हुआ है और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे में जो सर्वे का काम है वो आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई है उसके करने के बाद आज जो कोर्ट कमिश्नर है वो कागजी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल रवि, 3 दिन हो गया सर्वे को, आज तीसरा दिन है। जाहिर सी बात है, जो भी रिपोर्ट है वो अदालत को सौंपी जाएगी और अदालत में पेश की जाएगी। क्या कुछ निकल के आ रहा है दोनों पक्षों से, क्या कुछ इस तरह की बातें सामने आ पा रही है कि क्या कुछ निकला है वहां पर? देखिए, जो हालांकि जो दोनों पक्ष वो कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर सूत्रों की बात करें तो अंदर जो आकृतियां मिली हैं वो धार्मिक पक्ष की आकृतियां मिली, हिंदू पक्ष की आकृतियां मिली हैं। ये दावा किया जा रहा है कि वहां पे स्वस्तिक का निशान देखा गया है और त्रिशूल का निशान देखा गया है दीवारों पर और कई 1-2 मूर्तियों की भी मिलने की बात आ रही है। लेकिन ये सारे चीज कयास है, क्योंकि अभी तक इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। हिंदू पक्ष के वादीगण है, उनका ये जरूर कहना है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी अकल्पनीय है और उनका जो दावा था उन दावों पर काफी मोहर लगा रही हैं और यही कारण है कि वीडियोग्राफी से जो हिंदू पक्ष है वो काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली एनसीआर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाएं चल रही हैं और कल पारा 48 डिग्री के पार चला गया।
हरियाणा के गुरुग्राम में भी 48 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई रियासतों में गर्मी कहर बरपा कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में जून के दूसरे हफ्ते में मानसून दस्तक दे सकता है। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां समानुवादी राजीव तिवारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। राजीव, अभी तक दिल्ली की सर्दी जो है वो मशहूर थी, लेकिन अब गर्मी जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली में जो गर्मी पड़ रही है इससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। कल तो बहुत ही बुरा हाल था। कल सबसे अधिक जो है गर्मी पड़ रही थी, 48 डिग्री से अधिक टेम्परेचर था यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इस समय आज कल की अपेक्षा राहत है। उमस भरी गर्मी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आसमान में देखिए धुंध बना हुआ है और आंधी और तेज हवा चलने के आसार दिख रहे हैं। धुंध बना हुआ है, इससे जो है लोगों को राहत मिली है। अभी जो वर्तमान में जो टेम्परेचर है यहाँ का दिल्ली का वो 34 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन दिखाया जा रहा है उसमें मौसम विभाग की तरफ से कि 2 बजते बजते जो है 42 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ जाएगा दिल्ली एनसीआर का। तो कुल मिलाकर के उमस भरी गर्मी है और सूर्य देवता अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं तो थोड़ी सी राहत है। लेकिन लगातार इस सप्ताह की अगर बात की जाए तो लोगों की स्थिति जो है बहुत ही मतलब खराब हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को घर में रुकना पड़ गया है, क्योंकि जो लगातार दिल्ली चलने के लिए जानी जाती है कि लोग लगातार दिन जो है मार्केटिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम काज में रहते हैं, इससे लोगों को बचना पड़ा है। और लगातार गाइडलाइन भी जारी किया गया था पिछले दिनों कि इस सप्ताह बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, लिहाजा आप लोग अपना बचाव कीजिए। तो मौसम विभाग का क्या कहना है इस ताल्लुक से, कब तक राहत मिल सकती है? राजीव, राहत है। मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक राहत मिलेगी इस गर्मी से? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि राहत तो इस सप्ताह नहीं मिलने वाली है। ये जो धुंध है इससे थोड़ी सी आज राहत है, लेकिन मौसम विभाग ने पिछले दिनों बताया था कि ये जो सप्ताह है इसमें सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी इस सप्ताह में। इस सप्ताह के बाद हो सकता है थोड़ा टेम्परेचर में बदलाव हो, लेकिन जब तक मानसून नहीं आएगा दिल्ली में तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। और लोग खुद अपना बचाव करें और लोगों को कन्विंस भी किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि किस तरह से गर्मी से अपना बचाव करना है। और मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि लोग जागरूक हैं और खुद अपना बचाव करें, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी उपाय, इसका इलाज यही है कि लोग खुद जागरूक हैं और अपना बचाव करें। आज थोड़ी सी राहत है और आने वाले समय में जैसा कि आपने बताया कि जून में जो है मानसून दस्तक देगा, उसके बाद ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, गर्मी में डिहाइड्रेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है लोगों के लिए या आवाम के लिए? कुछ अपील डॉक्टरों की तरफ से की गई है कि गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार करी है? बिल्कुल, डॉक्टरों का लगातार लोगों को अवेयर करने के लिए गाइडलाइन बीच बीच में आता रहता है। जैसे कि डॉक्टर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि खाना कम खाइए, अधिक से अधिक पानी पीजिए। अगर उसमें अगर ग्लूकोज मिला करके पीते हैं और ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। जैसे कि ग्रामीण अंचल में बात कीजिए या शहरों में बात कीजिए, बेल का रस आ जाता है, नारंगी का जूस पीजिए, इस तरह के लीजिए। खाना कम खाइए, क्योंकि खाना अधिक खाने की वजह से गर्मी में बीमारी बढ़ जाती है। और आप लोग जब बहुत अधिक जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर में ही रहिए। जो स्कूल जा रहे हैं, जो छात्र जा रहे हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। धूप से बचाते हुए आप लोग बच्चों को स्कूल तक छोड़िए। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, गाइडलाइन जारी की जा रही है कि आप लोग जो है इस तरह से अपना बचाव कीजिए। गर्मी में जितनी भी पेय पदार्थ लेना उसको लीजिए, खाना कम खाइए, क्योंकि अधिक खाना खाने की वजह से जो है बीमारी बढ़ जाती है गर्मी में। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शंघाई ताउन तंजीम की इलाकाई दहशतगर्दी मुखालिफ बॉडी की आज दिल्ली में मीटिंग है। इस मीटिंग में रूस, चीन, वस्ती एशियाई ममालिक और पाकिस्तान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का सैरुकनी वफद मीटिंग में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंच चुका है। मीटिंग में दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और दीगर मुद्दों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इससे पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप बॉल इस वक्त दिल्ली से जुड़े। संदीप, आज शंघाई ताउन तंजीम की दिल्ली में मीटिंग है, कब मीटिंग शुरू हो सकती है और क्या कुछ इस मीटिंग में मुद्दा उठने की बात कही जा रही है? देखिए, बैठक जो है वो 10 बजे के आसपास शुरू होगी और इस बैठक में सीधे तौर पर जिस वजह से ये एसपीओ का ये रैट बनाया गया था, यानी कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, उसको लेकर जो है चर्चा होगी। और खास बात यह है कि पाकिस्तान में सत्ता प्रवर्तन होने के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है यहाँ पे आ रहा है भारत में और इस मुद्दे पर जो है चर्चा करेगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे का एग्जैक्ट क्या केंद्र होगा, किस तरीके की इसमें जो है चर्चाएं होंगी, उस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। 3 दिन तक ये बैठक चलनी है और आज सुबह 10 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। हालांकि चीन की तरफ से भी जो है बताया जा रहा है कि क्योंकि कोरोना की स्थिति है, ऐसे में
वहां से चीन से आने के बजाय यहाँ जो चीनी दूतावास है वहां से अधिकारी शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक है इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, लगातार दहशतगर्दी की कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी जा रही हैं, कोशिश की जा रही हैं। ऐसे में अब इस तरीके से बैठक में आमने सामने जो अधिकारी बैठेंगे, कहीं ना कहीं किसी एक निष्कर्ष पर जरूर निकलेंगे कि आखिर इस मिनट को, यानी कि इस जो टेररिज्म को किस तरीके से रोकथाम की जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती भी कहते हैं। बुद्ध मत में अव्वल दर्जे के हामिल त्योहारों में से एक है, जिसे पूरी दुनिया में बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस दिन बुद्ध अकीदतमंद सफ़ेद लिबास में मलबूस होकर निकलते हैं, मंदिरों, घरों और शाहराहों पर चिरागा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर रवाना हो गए। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देउबा की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंचेंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी माय देवी मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद लुम्बिनी मोनेस्ट्रिक जोन में इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का वज़ीर-ए-आज़म मोदी संगे बुनियाद रखेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी नेपाल की हुकूमत की जानिब से मुनक्किद होने वाले बुद्ध जयंती के मौके पर होने वाली तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देउबा से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान आज जनता दरबार करेंगे। हुकूमत के क़याम के 2 महीने मुकम्मल होने पर जनता दरबार लगेगा। पंजाब भवन में वज़ीर आला मान 11 बजे अवाम के मसाइल सुनेंगे। मुख्तलिफ रियासतों में हुए हालिया फसादात पर राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। इन्होंने कहा कि फसादात के मुलज़िमीन का ताल्लुक आरएसएस बीजेपी से है, इटली से नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि जिस पार्टी को फसादात से फ़ायदा होता है वही इसे हवा देती है। हिंदुत्व इनका एजेंडा है, कांग्रेस को सिर्फ बदनाम किया जाता है। अशोक गहलोत ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से पूछा कि वो 7 रियासतों में हुए हालिया फसादात की जाँच का हुक्म देने के लिए हौसला क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात बहुत चिंताजनक है, क्योंकि तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है। हर धार्मिक जुलूस के वक्त में दंगे भड़क रहे हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं राज्यों में, वहाँ पर ज़्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। ये सोची समझी साजिश है। 13 पार्टियों के लोगों ने मांग करी प्रधानमंत्री जी से कि भाई आपको शांति की अपील करनी चाहिए देश को, इसमें बुरा नहीं हो सकता। आज तक मेरी समझ के परे है प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर मान लो अशांति है, तनाव है, हिंसा का माहौल बन गया, दंगे भड़का रहे हैं, हम तो कहते हैं आरएसएस बीजेपी के लोगों का हाथ है। राजस्थान में ऐसे ही हुआ। करौली के अंदर जो मुख्य आरोपी है वो बीजेपी का। रामगढ़ के अंदर जब मंदिर तोड़े गए, बीजेपी का बोर्ड 35 में 34 मेंबर पार्षद बीजेपी के, प्रस्ताव पास किया गया, कार्रवाई हुई और बदनाम कांग्रेस को किया गया। जोधपुर के अंदर कोई घटना ही नहीं हुई और घटना बना दी गई। और ये तो मानेगी कि आज राजस्थान गवर्नमेंट ने कड़े दिखाई। हनुमानगढ़ में वहाँ पर 2 लोगों की लड़ाई हुई और वही माहौल। हम कार्रवाई करें सब जगह पर, इसलिए दंगा कहीं होने दिया। जो तनाव पैदा किया गया राजस्थान के अंदर, दंगे भड़क सकते थे, एक कैजुअलिटी नहीं हो पाई। दुकानें कुछ जरूर ली वहाँ पर करौली के अंदर। जोधपुर में छोटी छोटी घटनाएँ भी हुई कई जगह पर।
करने की कोशिश की दंगे को, प्लानिंग वो की गई इन लोगों ने, उसको हमने फेल किया है। अभी भी हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह राजस्थान में ज़्यादा घटना हुई है उसकी पूरी तरह से तफ्तीश चल रही है। क्या एक्चुअल स्थिति क्यों बनी है वो वहाँ तक पहुँचेंगे जिससे कि आगे दंगे नहीं हो। इस वक्त आसाम से बड़ी खबर आ रही है। कछार जिला सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर 3 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। SDRF की टीमें राहत व बचाव के काम में जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आसाम से आ रही है जहां सैलाब से काफ़ी नुकसान हुआ है। कछार जिला सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। 3 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। SDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। बड़ी खबर आसाम से इस वक्त आ रही है जहां कछार जिला सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। हालिया बारिश की वजह से यहाँ पर सैलाब आया जिसकी वजह से कछार जिला सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 3 अफराद बताया जा रहा है कि लापता है। SDRF की टीमें लगातार राहत और रसानी के काम में लगी हुई हैं, राहत के काम में जुटी हुई हैं SDRF की टीमें। तो अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं सैलाब की वजह से। लोग महफूज मुकामात पर पहुँचे। हुकूमत की तरफ से जो भी ज़रूरी बंदोबस्त है, इंतजाम हैं इनके लिए किए गए हैं। इनको ऊंचे मुकामात पर पहुंचाया गया है। कई लोग मुतासिर हैं। 3 लोग बताया जा रहा है कि लापता है। SDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में शिकारियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत के तीसरे दिन भी शिकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 4 शिकारियों को मारा जा चुका है जबकि 2 शिकारियों के पैर में गोली मारकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला शिवराज सिंह सूबे में अमन कानून को लेकर महकमे पुलिस के आला अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने शरपसंद अनासर के खिलाफ कुछ इस अंदाज में कार्रवाई की हिदायत दी है। को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा। और जितने फील्ड में बैठे हैं SP हो, IG हो, कलेक्टर कमिश्नर, उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो। ये शिकायत को एक दिन नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकर्सी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और कह कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं DGP को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें। तो नाज़रीन, कांग्रेस का रोज़ा चिंतन शिविर जारी था। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने चिंतन शिविर के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Historically, when Samundar Manthan was held, Amrit came out of it. The manthan of thoughts and actions by the great Indian National Congress will now lead to a new transformation, not for the party alone, but for the country as a whole. Each Indian citizen needs to ask himself or herself, can hatred and division between Hindus and Muslims be the only answer or political discourse? The answer is clearly no. So we need to walk hand in hand and we need to rebuild a new India, an India of not only Mahatma Gandhi's dreams, but an India of your children's dreams, your young brother and sisters' dreams, an India which truly represents the 62% population which is below 40 years of age. इस बुलेटिन में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।